आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है भोली। भोली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बहुत ही छोटी सी गांव की लड़की की कहानी है और काफी ज्यादा इंस्पिरेशन आप इस चैप्टर से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम भोली की बात करेंगे और साथ ही भोली के करेज की बात करेंगे और उसे वो करेज आया है एजुकेशन से। सो कहीं ना कहीं हम सभी के एज अ स्टूडेंट ये हमारे लाइफ में एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकती है। तो फिर चलिए जल्दी से चैप्टर को देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब ई स्कूल। सो जैसा मैंने बताया आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही स्पेशल है। भोली काफी छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। इस चैप्टर के सबसे पहले बात करेंगे राइटर की और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इसी चैनल पर WS क्यूब ई स्कूल पर आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज फ्री में मिलेंगे जिससे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को की जो वीडियोस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। बेस्ट टीचर्स आपको बेस्ट नॉलेज यहाँ पर देंगे। चलिए तो इस चैप्टर के जो हमारा चैप्टर है वो किसने लिखा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है उसके राइटर हैं मिस्टर K.A. अब्बास। ठीक है, K.A. अब्बास की एक ये शॉर्ट स्टोरी है भोली। और ये जो भोली मतलब जो K.A. अब्बास हैं ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और जो कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा करते थे, मूवीज बनाया करते थे। ठीक है, तो K.A. अब्बास ने लिखी है भोली। नाम याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहां पर आपसे राइटर का नाम पूछा जाता है। चलिए फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले चैप्टर के बारे में क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्यों कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। ठीक है, कि बचपन से ही, शुरुआती टाइम से ही जब वो छोटी सी थी तब से उसकी फैमिली में उसे नेग्लेक्ट किया गया। नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, उसे क्या किया गया? इग्नोर किया गया है उसकी फैमिली में। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? लेकिन उसकी जो टीचर थी उसको कुछ एक अलग ही इंटरेस्ट था भोली में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? और क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर, जो उनको उस पर भरोसा था, उसकी टीचर को कुछ अलग ही इंटरेस्ट था, क्या उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई? यानी क्या उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाई? ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टोरी की तरह। चलिए ओके, तो चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हर नेम वाज सुलेखा, कि उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल सन। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसे तो उसका नाम क्या था? सुलेखा था, यानी भोली का एक्चुअल नाम क्या था? सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली बुलाते थे और भोली का नाम होता है सिंपल चन। जैसा कि आपको पता है भोली मतलब भोला भाला, तो सिंपल चन मतलब होता है फुलिश और गलिबल पर्सन, यानी काफी भोला भाला, जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, जिसको दुनिया की इतनी समझ नहीं होती, उसे हम भोली कहते हैं या भोला कहते हैं। तो वैसे उसका नाम क्या था? सुलेखा, लेकिन उसे प्यार से लोग बचपन से ही भोली बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, नंबरदार क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जिसे आज के टाइम में हम कलेक्टर कह सकते हैं। कलेक्टर मतलब तो उस टाइम बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है आज के टाइम में, लेकिन कलेक्टर मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ओके, तो जो नंबरदार थी उनकी फोर्थ डॉटर थी, यानी 4 डॉटर थी, तो जो सबसे छोटी डॉटर थी वो कौन थी? भोली थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coach on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो बिल्कुल 10 महीने की, यानी सिर्फ 10 महीने की थी, वो अपने कोच से, यानी जिसपे बच्चे को रखा जाता है, वो जो एक पालकी होती है, तो उससे वो गिर गई थी, अपने कोच से गिर गई थी और उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और इसी वजह से उसे एक बैकवर्ड, यानी एक जिससे ज्यादा समझ नहीं है, ऐसा चाइल्ड समझा जाता था और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? भोली पड़ा। ठीक है, तो ये भोली का क्या था? एक इंट्रोडक्शन था। आगे देखते हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बचपन के टाइम ये जो चाइल्ड था, यानी जो भोली थी, वो काफी
फेयर और काफी प्रिटी थी. बट व्हेन शी वाज 2 years old she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ठीक है, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसे एक स्मॉल पॉक्स हुआ और उसकी वजह से सिर्फ आईज को छोड़ के उसके पूरे बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से ब्लैक कलर के क्या रह गए थे, पॉक मार्क्स रह गए थे. जब आप सभी को ही चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ होगा और सबकी बॉडी पे कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर रहे होंगे, लेकिन भोली के पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर उस तरह के कुछ मार्क्स थे. Little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak she stammered. ठीक है, जो ये छोटी सुलेखा थी ये 5 साल की होने तक भी बोल नहीं पाती थी और फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो वो तुतलाती थी, स्टैमर करती थी. ओके, The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very late. और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे तो इसकी वजह से वो और भी कम बात करती थी. ओके, तो ये भोली की कहानी है. आगे देखते हैं. रामलाल had 7 children. रामलाल के कितने 7 चिल्ड्रन थे, यानी 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters, यानी 3 sons थे, यानी 3 बेटे थे और 4 daughters थी. ठीक है, और जिसमें से सबसे जो छोटी डॉटर थी उसका नाम था भोली. ओके, यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली. जो सबसे इनमें 7 बच्चों में से जो सबसे छोटा था उसका नाम भोली था. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. मतलब बहुत ही प्रोस्पेरस, यानी काफी कुछ, एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी फैमिली थी वो, अच्छा खासा पैसा था उनके पास क्योंकि उसके फादर नंबरदार थे. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर थे, तो उनकी फैमिली में काफी कुछ मतलब पैसा था, ऐसी कोई कमी नहीं थी कि भूखे नहीं रहते थे वो लोग, और काफी कुछ खाने पीने को था. तो भोली को छोड़ के जो सारे के सारे बच्चे थे वो काफी फिट और हेल्दी थे. The sons had been sent to the city to study in school and later in colleges. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. ठीक है, तो बेसिकली जो 3 सन्स थे उनको पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया था और फिर उनको कॉलेज की उनकी स्टडी चालू हो गई थी वहीं पर. और जो 4 डॉटर थी उसमें से एक भोली थी और इन चारों बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी जिसका नाम था राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं भोली का. The second daughter Mangla's marriage had also been settled and when that was done Ramlal would think of the third Champa. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि पहली बेटी जिसका नाम राधा था उसकी शादी हो चुकी थी, तो जो दूसरी बेटी थी रामलाल की, यानी दूसरी बहन थी, बड़ी बहन थी भोली की, उसका नाम था मंगला. तो मंगला की भी जो शादी थी वो तय हो चुकी थी और जब उसकी शादी होने के बाद में वो किसके बारे में सोचेंगे, चंपा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि चंपा तीसरी बेटी का नाम था. ठीक है, They were good-looking, healthy girls. It was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. ठीक है, वो सारी जो तीनों बेटियां थी मतलब भोली को छोड़ के वो काफी सुंदर थी, हेल्दी थी, तो इसलिए उनको उनके लिए दूल्हा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई रामलाल को. लेकिन रामलाल को जो मेन परेशानी थी वो थी भोली की. She had neither good looks nor intelligence. ना उसके पास लुक्स थे ना उसके पास दिमाग था, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में ही उसके साथ ये सारी चीजें हो चुकी थी, ज्यादा बोलती नहीं थी वो. भोली was 7 years old when मंगला was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई, यानी सेकेंड डॉटर की शादी हो गई. The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल, जिस साल क्या हुआ, मंगला की शादी हुई, जब भोली 7 साल की थी, उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला गर्ल्स के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. The तहसीलदार साहब came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villager. You must send your daughters to school. तो अब क्या हुआ, जो तहसीलदार थे उस प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करने आए, तो उन्होंने रामलाल को वहां पर कहा कि आप इस गांव में क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, और ये स्कूल किसका है, गवर्नमेंट का. तो इसीलिए आपको गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. तो 2 बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, बची 2 बेटियां भोली और उसकी बड़ी बहन चंपा. ओके, तो 2 बहनें बची थी और उनको बोला कि उनको भी स्कूल भेजना चाहिए जिससे आप एग्जाम्पल सेट कर पाओ. आगे देखते हैं. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" But Ramlal had not courage to disobey the Tehsildar.
अब यहाँ पर क्या हुआ, रामलाल ने कंसल्ट किया, कंसल्ट मतलब डिस्कस किया कि मुझे तहसीलदार ने ऐसा बोला है कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो उसकी बीवी जोर से चिल्लाई कि तुम पागल हो, कौन हमारी बेटियों से शादी करेगा अगर वो स्कूल गई तो। लेकिन यहाँ पर रामलाल को पता था कि वो तहसीलदार का जो ऑर्डर था उसको डिसऑबे नहीं कर सकता था, यानी उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। ठीक है, एट लास्ट जब ये बात उन्होंने वाइफ को समझाई तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I will let you what to do. Send Bholi to school, as it is there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. अब यहाँ पर क्या था, तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि देखो चंपा की तो शादी हो जाएगी बिकॉज शी इज हेल्दी, शी इज गुड लुकिंग, लेकिन भोली ना तो उसके पास गुड लुक्स है, ना ही उसके पास बात करने का या कुछ भी करने का सेंस है, तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसकी शादी होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हम स्कूल भेजते हैं और स्कूल के जो टीचर्स हैं वही उसकी चिंता करेंगे, तो हम एक तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो वो कहती है कि तुम भोली को भेज दो स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब यहाँ पर क्या हुआ कि तो दूसरे ही दिन सुबह उन्होंने उसके जो रामलाल थे यानी फादर थे भोली के, उन्होंने उसे हाथ से पकड़ा और बोला कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अब भोली को ये तो नहीं पता था कौन है स्कूल, क्या होता है स्कूल, कौन जाता है, उसको बस ये पता था कि अभी थोड़े दिन पहले ही इसी तरह से जबरदस्ती हमारी एक काऊ को पापा लेकर गए थे और उन्होंने उसको बेच दिया था। तो वो बहुत ज्यादा डर गई और वो बोलती है कि नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो वो ये डर जाती है और वो अपने फादर का हाथ छोड़कर भागने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ, मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भोली डर गई है, वो स्कूल नहीं जाना चाहती। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो अब वो अपनी वाइफ से कहता है रामलाल कि कुछ ना अच्छे कपड़े इसके लिए निकाल दो, इसे अच्छे कपड़े पहनने दो, क्योंकि अगर ये वहां पर गई तो टीचर्स और अदर स्कूल की गर्ल्स क्या बोलेंगी हमारे बारे में कि इनके पास कपड़े ही नहीं है क्या अच्छे पहनाने के लिए। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। ठीक है, तो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे, सिर्फ जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वो उसे दे दिए जाते थे और किसी को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उसके लिए कपड़ों की फिटिंग करवाई जाए, उनको मेंड करवाया जाए यानी उनको रिपेयर कराया जाए, या फिर नए कपड़े उसके लिए लाए जाएं या फिर उसके कपड़े धोए जाएं। तो मतलब वो ऐसे गंदे कपड़े ही पहना करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब उसके लिए एक ड्रेस निकाली गई जो कि बहुत ही साफ सुथरी थी और वो ड्रेस को बहुत ज्यादा धोया गया था और इस वजह से वो श्रंक हो गई थी। श्रंक मतलब सिकुड़ गई थी और वो ड्रेस अब चंपा को नहीं आती थी, यानी वो चंपा की ड्रेस से निकाली गई। इवन उसने उस दिन नहाई और उस पर उसको वो कपड़े पहनाए गए और उसके जो ड्राई और मैटेड हेयर थे, मैटेड मतलब एकदम जो उलझे हुए बाल थे, उनमें ऑयलिंग की गई और उसको थोड़ा सा तैयार किया गया। तभी उसको ये बिलीव हुआ कि वो अपने घर से एक बेटर जगह पर जा रही है, यानी एक अच्छी जगह पर वो जा रही है और उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंची, the children were already in their classroom. बच्चे जो थे ऑलरेडी अपने क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल को बोला जाता है, तो हेडमिस्ट्रेस को उन्होंने अपनी बेटी को दिया, यानी संभालने के लिए दिया। हैंडेड ओवर मतलब उनको ऐसे ट्रांसफर कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर फियर लैडन आईज। ठीक है, अब यहाँ पर जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी उसकी तरफ भोली ने एकदम फियर लैंडेड, फियर लैडन का मतलब है एकदम डर से भरी हुई आंखों से अपनी हेडमिस्ट्रेस को देखा। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books on writing on slates. ठीक है, वहां पर बहुत सारे रूम्स थे और हर एक रूम्स में
काफी ज्यादा लड़कियां स्क्वेटेड, स्क्वेटेड का मतलब है बेसिकली नॉर्मली एक तो आप बेंच पर बैठते हो और एक आप जमीन पर कैसे बैठते हो, तो उसे हम स्क्वेटेड बोलते हैं। तो वैसे वो बैठी हुई थी, ठीक है, सारी लड़कियां बुक्स से कुछ पढ़ रही थी, स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी, यानी वहां पर एक अच्छा खासा स्कूल चल रहा था। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि आप किसी भी क्लास में जाकर कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, ठीक है, भोली को बिल्कुल नहीं पता था एक स्कूल कैसा होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि उसकी एज की मोस्टली जो लड़कियां थी उसकी एज की थी और वो सारी एक साथ उसे मिली। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने ऐसा होप किया कि काश इनमें से कोई लड़की मेरी दोस्त बनेगी कभी ना कभी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. ठीक है, वहां पर जो एक लेडी टीचर थी वो क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. उसने जो दीवार पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उसकी तरफ देखा भोली ने। The colors fascinated her. कलर्स ने उसको बहुत फैसिनेटेड किया, फैसिनेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अट्रैक्ट किया जो कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी। The horse was brown just like the horse in which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. ठीक है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए थे वॉल पर, जैसे कि वहां पर एक हॉर्स था जो कि ब्राउन कलर का था और वो वैसा ही था जिस पर तहसीलदार हमारे गांव में आते थे जैसे घोड़े पर बैठकर। उसके अलावा एक ब्लैक कलर की गोट बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी जैसे हमारी नेबर्स के पास है। उसके अलावा एक पैरेट, ग्रीन कलर का पैरेट बना हुआ था वैसे ही जैसे वो आम के बागानों में, ऑर्चर्ड बोला जाता है बागान, मतलब ऐसा गार्डन जिसमें फ्रूट्स उग रहे होते हैं। तो मैंगो ऑर्चर्ड में जिस तरह के ग्रीन पैरेट्स होते हैं वैसे ही ग्रीन पैरेट्स की पिक्चर वहां बनी हुई थी। और जो काव बनी हुई थी वो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी की तरह थी, यानी हमारे पास भी जो काव है जिसका नाम लक्ष्मी है, भोले के पास जो काव है बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। And suddenly Bhole noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? ठीक है, सो अब ये सारी चीजें भोली देख रही थी तो एकदम सडनली उसने देखा कि वो जो टीचर थी वो बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी और वो भोली की तरह स्माइल कर रही थी। और उन्होंने स्माइल करते करते पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी, ठीक है, मतलब लिटिल वन मतलब छोटी, उन्होंने ये पूछा। अब आगे देखते हैं। अब भोली, आपको पता है कि मैंने आपको बताया स्टैमर करती थी यानी तुतलाती थी थोड़ा सा, तो भोली बोली कि भू भू, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी अपना नाम। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज्यादा वो स्टैमर नहीं कर पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और बस इतना बोलते ही वो रोने लगी बहुत जोर जोर से, उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए और एकदम फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। She kept her head down as she sat on her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि उसने अपने हेड को डाउन रखा, कॉर्नर में बैठे बैठे अपने सर को नीचे रखा, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देखे, उन लड़कियों को देखे जो कि उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. जैसे ही घंटी बजी स्कूल की तो सारी लड़कियां जो थी स्करिड, स्करिड का मतलब होता है भागकर जाना, रैन, और मूव्ड हरिडली मतलब जल्दी से भागकर बाहर चली गई। लेकिन यहाँ पर भोली की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूम से बाहर निकल पाए, बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं हुई। आगे देखते हैं अब। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग का मतलब है बहुत जोर जोर से रोना, और ऐसे रोना कि आपकी आवाज ही ना निकले। ठीक है, भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बिन कॉल्ड लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा तेज रो रही थी और एकदम से उसे टीचर बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोलती है भोली। उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी मीठी आवाज नहीं सुनी थी, इतनी सूदिंग आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि लोग उसे चिल्लाकर ही बुलाते थे, उसे पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन टीचर की आवाज बहुत ही ज्यादा उसे सूदिंग लगी, यानी बहुत ही प्यारी लगी। इट टच्ड हर हार्ट, उसने इसका दिल जो है, इस बात ने, ये जो इतना प्यार से टीचर ने उसे बुलाया, इस बात ने उसका दिल टच कर लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने बोला कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये कमांड नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो उसे ऑर्डर कर रही थी कि तुम उठो यहाँ से, बल्कि प्यार से फ्रेंडली जेस्चर की तरह बोल रही थी। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी
वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब वापस से उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल पसीने पसीने हो गई भोले की, और उसे ये लग रहा था कि वापस से उसकी जो स्टेमरिंग वॉइस है, यानी जो वो ऐसा तुतलाएगी, वो क्या वापस से उसकी बात को इफेक्ट करेगा। डिसग्रेस मतलब वापस से उसे शर्मिंदा करेगा। ठीक है, तो वो ये सोचने लग गई। आगे देखते हैं। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. ठीक है, लेकिन ये जो इतनी काइंड वुमेन थी, यानी उसकी जो टीचर थी, जो इसने इतना प्यार से बुला रही थी, उसके लिए उसने सोचा चलो एक एफर्ट कर लेते हैं। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. ठीक है, उसकी आवाज इतनी सूदिंग थी तो मुझे उसे ये तो पता था कि वो हंसेगी नहीं। ठीक है, भू भू भू, she began to stammer, मतलब तुतलाने लगी। well done, उसकी टीचर बोले हाँ वेरी गुड, आप बोलो क्या नाम है आपका। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे इनकरेज किया यानी मोटिवेट किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब बताओ कि आपका फुल नेम बताओ। तो फिर उसने बोला कि भोली। फाइनली उसने अपना पूरा नाम बता दिया टीचर को। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, फाइनली उसने अपना नाम बोल दिया और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ अचीव कर लिया, यानी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि टीचर ने उसे बहुत ही अफेक्शनेटली यानी बहुत ही प्यार से उसकी पीठ पर ऐसे पैट किया, यानी उसे थपथपाया और बोला कि अब अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से बिल्कुल फियर निकाल दो और बहुत ही जल्दी तुम बाकी सब जैसे इफेक्टिवली बोल पाओगी जैसे बाकी सब बोल रहे हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली एकदम खड़ी हुई और बोली कि सच में, क्या मैं सच में बोल पाऊंगी। आगे देखते हैं। यस इट विल बी वेरी इजी, उसकी टीचर कहती हैं कि हाँ ये तो बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही इजी सा काम है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। भोली नॉडेड। ठीक है, लेकिन तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा, बस तुम डेली स्कूल आओ और तुम बाकी सब जैसा बोलने लग जाओगी। तो भोली की टीचर कहती हैं भोली तुम आओगी ना, फिर भोली कहती है नॉडेड मतलब हाँ में सर हिलाया उसने। शी सेड इट अलाउड। ठीक है, तो नो से इट अलाउड, नहीं तुम बोलो, बोल कर बताओ, सिर्फ सर मत हिलाओ। वो कहती है यस हाँ बोलती है वो। ओके, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. ठीक है, और भोली खुद पर ही एस्टोनिश थी। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज थी खुद पर ही कि वो एक ये जो वर्ड था वो उसने एकदम क्लियरली बोल लिया था। ओके, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सही बोल पाओगी। ठीक है, अब ये बुक लेकर जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स इन कलर। ठीक है, बुक जो थी पूरी पिक्चर से भरी हुई थी और सारी जो पिक्चर्स थी वो कलर्स में थी। ओके, डॉग, कैट, गोट, पैरेट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। काफी सारे जानवर थे और काउ भी थी जो कि बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिखती थी। आगे देखते हैं। एंड विथ एवरी पिक्चर वर्ड इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ में बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book. एक ही महीने में तुम इस बुक को रीड करना सीख जाओगी, यानी पढ़ना सीख जाओगी। Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village. और थोड़े ही टाइम में तुम पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. और फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंस पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और फिर लोग तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ सुनेंगे और तुम बिल्कुल एकदम स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी स्टैमर नहीं करोगी और एकदम क्लियरली बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अभी जाओ और कल सुबह जल्दी तुम स्कूल आना। ओके, आगे देखते हैं। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Thus the years passed, the village became a small town and the little primary school became a high school. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो उस स्कूल से बाहर आई उसे ऐसा लगने लगा कि विलेज के जो टेम्पल थे उसकी घंटियां अपने आप बज रही हैं। बिल्कुल मूवी जैसा सीन उसे फील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने जो ट्री था, मतलब स्कूल के सामने जो वो ट्री देख पा रही थी, उसमें बड़े बड़े ब्लॉसम मतलब एकदम बड़े बड़े रेड फ्लावर्स खिल गए थे। ठीक है, उसका हार्ट जो था वो थ्रोबिंग मतलब एकदम बीट कर रहा था विथ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। एक न्यू होप न्यू लाइफ की तरह क्या कर रहा था, थ्रोब कर रहा था, यानी हार्ट पाउंड कर रहा था, उसका बहुत तेजी से धड़क रहा था।
मतलब काफी ज्यादा उसे होप मिली थी। दस द ईयर्स पास, और ऐसे ही डेली वो स्कूल जाती रही और ईयर्स मतलब सालों साल निकल गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, एक जो विलेज था वो एक छोटा जिला बन चुका था, और जो प्राइमरी स्कूल था छोटा सा वो क्या बन चुका था, एक बड़ा हाई स्कूल बन चुका था, यानी 12th तक हो चुका था। ओके, आगे देखते हैं। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब गांव में एक सिनेमा था टिन शेड के नीचे, और एक गिनिंग मिल थी। गिनिंग का मतलब होता है जो धागा बनाने की मिल होती है, उसे बोला जाता है कि रॉ कॉटन को सीड से हटाने वाला जो धागा बनाने का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो उसकी मिल थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। जो मेल ट्रेन थी, जो मेल्स ले जाती थी, वो उनके स्टेशन पर अब रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। और एक रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि तो मुझे बिशंबर एक आदमी है, उसका प्रपोजल यानी उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, यानी हाँ हाँ बिल्कुल। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने बोला, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिले। ओके, आगे देखते हैं। मतलब भोली बड़ी हो चुकी है और भोली की अब शादी की बात चल रही है। आगे देखते हैं। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। ठीक है, उसके पास एक बड़ी दुकान है, एक खुद का बड़ा हाउस है, और मैंने सुना है कि बैंकों में भी बहुत सारे हजार रुपए उसके पास है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो किसी दहेज भी नहीं मांग रहा है वो। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो कह रहे हैं कि भाई इतना इतना तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है। दहेज नहीं मांग रहा, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है, जवान नहीं है, और उसकी उम्र मेरे जितनी है, यानी भोली के फादर जितनी उम्र का वो लड़का है। और वो लिम्स भी करता है। लिम्स का मतलब लंगड़ाता भी है, वो उससे सही से नहीं चला जाता। मोर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, so what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it's no great age for a man. ठीक है, अब उसकी जो बच्चे हैं, यानी जो उसकी पहली बीवी से जो उसके बच्चे हैं, वो बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, और वो काफी बड़े हो चुके हैं। तो उसकी जो वाइफ कहती है, हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या फिर 50, ये एक ज्यादा उम्र तो नहीं है एक पर्सन के लिए, एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब भले इतना टाइम निकल चुका है, लेकिन स्टिल जो भोली के मदर फादर हैं, उन्हें लगता है कि भोली के लिए कोई रिश्ता नहीं आ पाएगा, तो वो एक उसके फादर के एज के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. ठीक है, अब यहाँ पर उसकी मदर कह रही है कि हम लकी है कि वो दूसरे गांव से है, जिससे कि क्योंकि यहाँ के गांव वालों को तो सभी को पता है कि भोली क्या है, उसके ऊपर पॉक मार्क्स हैं, और वो मतलब थोड़ी सी भोली है, यानी सेंसेस नहीं है, उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है भोली के पास, वो दूसरे गांव से है, तो उसे ये चीज नहीं पता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हम उसका ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करते ये वाला, तो पूरी जिंदगी वो कंवारी रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। ठीक है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will the witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, मटर्ड रामलाल। अब यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो कह रहे हैं कि भाई भोली क्या कहेगी, तो उसकी मदर कह रही है कि वो विटलेस यानी वो भोला प्राणी क्या कहेगा। विटलेस मतलब वो पागल लड़की क्या कहेगी, वो तो बिल्कुल एक डम काव जैसी है, मतलब बिल्कुल गाय जैसी है वो। और फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। मटर्ड करते हैं यानी मोमर करते हैं, बहुत ही धीरे आवाज में बोलते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ओके, आगे देखते हैं। In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversations. ठीक है, और कोर्ट यार्ड यानी वो जो जगह थी, कोर्ट यार्ड था जहां पर वो लेटा करते थे, दूसरे कोर्ट यार्ड में अदर साइड में भोली लेटी हुई थी, अपने कोर्ट में थी, मतलब अपने बेड पर थी, और वो उसके मदर फादर की जो बात थी वो पूरी सुन रही थी। ठीक है, उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि वो सो चुकी है, लेकिन वो सोई नहीं थी, वो पूरी बात सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. ठीक है, अब बिशंबार जो था वो एक बहुत ही नामी ग्रोसर था, यानी किराना स्टोर था उसका, और वो एक बहुत ही बड़ी बारात के साथ आया अपने फ्रेंड्स और रिलेशन सबके साथ लेकर वेडिंग में। यानी अब जो रिश्ता था वो एक्सेप्ट हो चुका था, और भोली की जो बारात आ चुकी थी, यानी उसका शादी का दिन था, और बिशंबार जो पर्सन था वो बहुत ज्यादा बड़ी बारात लेकर आया था। ओके, आगे देखते हैं।
A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि भोले की बारात आ रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, एक इंडियन गाना फेमस बज रहा था वहां पर, और जो ब्राइड ग्रूम था वो घोड़े पर बैठा हुआ था और काफी अच्छा सा वो सजा धजा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत ही ज्यादा ओवरजॉयड था, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी से था कि इतना बड़ा, कह सकते हैं शोर शराबा, इतना बड़ा शो ऑफ, पॉम्प मतलब होता है शोर शराबा, शो ऑफ जो होता है उसको बोला जाता है, इतना स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब इतनी लेविशनेस देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी, जिसने उसके बिल्कुल जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसकी तो कभी शादी नहीं होगी, कि उसकी इतनी ग्रैंड शादी होगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, आगे देखते हैं। Bholi's sisters who had come for the occasion were envious of her luck. ठीक है, अब यहाँ पर भोली की जो बड़ी सिस्टर थी जो उस ओकेशन के लिए आई हुई थी, वो एक तरह से जल रही थी, एनवियस थी, एनवियस मतलब थोड़ी सी जल रही थी कि भाई काश हमारा भी इतना अच्छा लक होता, हमारी शादी तो सिंपल से हुई, इसकी कितनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। ठीक है, व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट कम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। ठीक है, जैसे ही अच्छा ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब शुभ मुहूर्त आया, यानी शादी का टाइम आया, तो पंडित जी ने बोला कि दुल्हन को लेकर आइए। ठीक है, Bholi, clad in the red silken bride dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride. One of his friends prompted Bishambar na. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी भोली थी उसने क्लैड मतलब एक ड्रेस पहनी हुई थी, एकदम सिल्क रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, और वो ब्राइड्स प्लेस मतलब जहां पर ब्राइड रहती है वहां से वो जहां पर जो वो मंडप था वहां की तरफ आ रही थी। तो इतने में बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड बोलता है कि जाओ और ब्राइड को वरमाला पहनाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। ब्राइड ग्रूम जो था यानी जो दूल्हा था, उसने येलो मैरीगोल्ड के जो माला उसने हाथ में पकड़ी हुई थी उसको वो लिफ्ट किया यानी ऊपर उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। ठीक है, और एक विमेन ने क्या किया, क्योंकि भोली का फेस ढका हुआ था, तो एक विमेन ने गलती से पैर रख दिया उसकी सिल्क ड्रेस पर, और उसके जो फेस था उससे वो व्हील यानी पर्दा हट गया। ठीक है, यानी भोली का जो एक्चुअल फेस था वो लोगों को दिखाई देने लगा। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। बिशंबर ने जल्दी से उसका चेहरा जो था वो देख लिया। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। उसके हाथ में जो गार्लैंड थी वो बिल्कुल काम मतलब एकदम थम गई। पहले वो उसे पहनाने वाला था लेकिन वो रुक गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। तो जैसे ही वो फेस दिख रहा था तो उसने कवर कर लिया अपने फेस को। ठीक है, हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। ठीक है, तो बिशंबर तो उसका थोड़ा सा चेहरा देख चुका था क्योंकि उसके चेहरे पर क्या थे, पॉक्स थे। तो उसने अपने फ्रेंड को बोला तुमने देखा दुल्हन को। आगे देखते हैं क्या होता है। यानी अब जो ब्राइड ग्रूम था उसने फेस देख चुका था भोली का। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। ठीक है, वो कहता है कि उसके फेस पर क्या है, पॉक मार्क्स हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो कितने बूढ़े हो। मे बी बट आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 50,000 रुपीज। लेकिन वो पर्सन कहता है कि लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके फादर को एटलीस्ट मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज, नो 5,000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बात ये रामलाल सुनता है कि वो पैसे मांग रहा है तो वो उसके पैरों में अपनी टर्बन को रख देता है, अपने ऑनर को रख देता है, क्योंकि पगड़ी एक इज्जत का सिंबल होती है। तो अपनी पगड़ी को उसके पैरों में रख देता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो और 2,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। वो कहता है कि नहीं, 5,000 रुपए दो, मतलब 50,000 तो नहीं लेकिन 5,000 रुपए दो, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बी अ लिटिल कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब प्लीज इसके बारे में कुछ सोचिए, थोड़ा सा थॉटफुल रहिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस जाते हो मैं अपना चेहरा पूरे गांव को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट ऑफ 5,000 tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो पर्सन है वो कहता है कि 5,000 मैं लेकर आता हूँ। तो वो जाता है, अंदर जाता है, अपना सेफ यानी तिजोरी खोलता है और नोट्स को काउंट करता है। He placed the bundle at the bridegroom's feet, और वो जो पैसे होते हैं वो ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के पैर में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile, और बिशंबर का जो ग्रीडी लालची फेस था उस पर एक ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और वो खुशी से स्माइल करता है। आगे देखते हैं।
He had gambled and won. उसने एक सट्टा लगाया था, क्योंकि उसे पता नहीं था वो उसके पापा पैसे दे देंगे या नहीं, लेकिन उसने एक सट्टा लगाया और वो उसको जीत चुका था. Give me the garland, he announced. फिर उसने बोला कि हाँ वरमाला लेकर आओ, मैं पहनाऊंगा ब्राइड को. ठीक है. Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. ठीक है. एक बार फिर से जो ब्राइड थी यानी दुल्हन थी, उसके फेस से वो जो व्हील था, पर्दा था, घूंघट था, वो हटा. लेकिन इस बार भोली शर्माई नहीं, बल्कि उसने आंखें जो है नीचे नहीं करी. ठीक है. She was looking up, looking straight in her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. ठीक है. अब वो अपनी आंखों से, मतलब डायरेक्ट अपनी आंखों से जो अपना होने वाला हस्बैंड था, प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला, उस हस्बैंड की तरफ देख रही थी. उसकी आंखों में ना तो हेट थी, ना कोई लव था, बट एकदम कंटेम्प्ट था. कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड, कि कितना लालची आदमी है ये, वो ऐसा सोच रही थी. और वो बिल्कुल अपने जो होने वाला हस्बैंड था उसकी तरफ देखी जा रही थी. अब देखते हैं. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. बिशंबर ने क्या किया, गार्लैंड उठाई और वो ब्राइड की नेक में डालने ही वाला था. बट बिफोर ही कुड डू सो, होलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक लाइटनिंग and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relation, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो माला डालने वाला था, भोली की जो हाथ है वो एकदम बिल्कुल बिजली की तरह हाथ आगे आया और उसने बहुत जोर से उसके हाथ पर ऐसे जो माला थी उसको मारा. तो वो माला उछल कर, मतलब फ्लंग होकर जो फायर था यानी जो मंडप था उसमें गिर गई और वो जल गई. ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ, जो भोली थी उसने जोर से चिल्लाई, वो पिताजी, ठीक है, अपने मतलब फादर को बुलाया. और सारे जितने भी एकदम क्लियर लाउड वॉइस थी, तो जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, सब शॉक रह गए, क्योंकि भोली की आवाज जो थी वो एकदम क्लियर थी, बिल्कुल भी वो तुतलाई नहीं. ओके, जैसे वो हमेशा कर रही थी. आगे देखते हैं. अब ये जो यहाँ पर भोली ने किया था वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, राइट, क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही है जहां पर वेमेन को बोलना भी अलाउड नहीं था. ओके. पिताजी, टेक बैक योर मनी. पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक का मतलब होता है कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज. ठीक है, तो रामलाल बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. सारे जो गेस्ट थे वो एकदम विस्पर करने लगे, यानी धीरे धीरे बोलने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है, कितनी अगली है, कितनी दिखने में कितनी बेकार है, लेकिन कितनी बेशरम लड़की है. भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. रामलाल बोले कि भोली तुम पागल हो क्या. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो, यानी शर्मिंदा करना चाहती हो अपनी फैमिली को. हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, आप सिर्फ आपकी इज्जत के लिए. आगे देखते हैं भोली क्या कहती है. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. लेकिन मैं ऐसे मीन का मतलब बहुत ही मतलबी, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है ऑफेंसिव, यानी इतने बेकार आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी. I won't, मैं नहीं करूंगी. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. सारे लोग बात करने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था ये एक डम्ब काव होगी. भोली turned violently on the old woman. तो जो ओल्ड वुमेन ये कह रही थी कि हमने सोचा था ये एक भोली गाय निकलेगी, ओल्ड वुमेन की तरफ वायलेंटली यानी गुस्से से मुड़ी उसकी तरफ और बोली, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन काउ. हाँ आंटी, आप सही बोल रहे हो, आप सबने यही सोचा कि मैं एक डम ड्रिवन काउ हूँ, यानी मैं एक गाय जैसी हूँ, एकदम पागल गाय जैसी हूँ. That's why you wanted to hand me over to his heartless creature. इसीलिए आप मुझे इस heartless creature यानी ये जो बेदर्द आदमी है जिसको बिल्कुल भी फील नहीं होता दूसरों के बारे में, उस क्रिएचर को, उस प्राणी को सौंपने वाले थे मुझे. ठीक है, आगे देखते हैं. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन अब ये जो dumb cow थी, ये जो भोली गाय थी, ये जो stammering fool, ये जो तुतलाने वाली एक पागल लड़की थी, वो अब बोल रही है, अब कुछ बोल रही है.
डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप कुछ और सुनना चाहेंगी? विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबर नाथ, ग्रोसर, जितने भी लोग थे वो सब अपने पार्टी को लेके यानी अपने बारात को लेके वापस जाने लगे। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। ठीक है, तो जो बैंड्समैन थे यानी जो बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि बस शादी हो चुकी है, तो इसीलिए वो गाना बजाना शुरू करने लग गए। ठीक है, रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. जो रामलाल था वो एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ यानी जमीन से बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल रूटेड हो गया यानी एकदम जुड़ा हुआ खड़ा था, वो वहां पर मूव नहीं हुआ। उसका जो हेड था बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, लेकिन उसे जो ग्रीफ था, दुख था, जो शर्मिंदगी थी, उससे उसका सर अभी तक झुका हुआ था। जो सेक्रेड फायर यानी जो मंडप की आग थी वो धीरे धीरे मरने लग गई यानी धीरे धीरे वो बुझ गई। आगे देखते हैं। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। भोली को उसके फादर ने बोला, लेकिन अब तुम्हारा क्या? तुमसे अब कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। लेकिन सुलेखा ने एक बहुत ही ऐसी आवाज में बोला जो बहुत ही ज्यादा काम थी, बहुत ही ज्यादा एकदम शांति वाली थी और बहुत ही स्टडी थी यानी एकदम फर्म थी। एकदम स्ट्रेट वॉइस में उसने बोला, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करें पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी और मदर की सेवा करूंगी। ठीक है, मतलब मैं आपको सर्व करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट इट राइट मैम? तो जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इजंट इट राइट मैम? अब वो अपनी मैम को बोल रही है कि हाँ मैम सही बोल रही हूँ ना मैं। ठीक है, यानी उसकी मैम भी पास में खड़ी थी। आगे देखते हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो टीचर थी वो कॉर्नर में खड़ी होके ये सारा ड्रामा देख रही थी कि किस तरह से उसकी शादी हो रखी थी, क्या किस बंदे के साथ हो रही थी, और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी उसकी टीचर की फाइनली भोली ने अपने लिए स्टैंड लिया। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। ठीक है, और उसकी आंखों में क्या थी? एक स्माइलिंग लाइट थी उसकी आंखों में की, और वैसी ही लाइट थी जैसे कि जब एक आर्टिस्ट अपनी एक आर्ट में जो उसने पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग में जब वो देखता है कि वो कंप्लीट हो चुकी है, वो एकदम बहुत ही उभर कर आई है वो पेंटिंग, तो वो आंखों में उसके चमक थी उसकी मैडम के, क्योंकि भोली को जिस चीज के लिए उन्होंने तैयार किया था, इनजस्टिस से लड़ने के लिए और सही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, फाइनली वो भोली कर रही थी। और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इस चीज की जो ट्रेनिंग थी वो किसने दी थी? उनकी मैडम ने ही दी थी। तो ये एक स्टोरी थी विच वॉज ऑफ भोली, एंड भोली जो थी उसने बहुत ही ज्यादा हमें इंस्पायर किया। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप भोली की जगह पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स भी देखना है, एग्जाम भी पास करना है। हम देखने वाले हैं भोली चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो स्टोरी अच्छे से पढ़नी है तभी इस पर आना है। स्टोरी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वहां से वो चैप्टर जाकर पूरा अच्छे से देख लें। ओके, सो हमारा चैप्टर है कि व्हाई इज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, कि भोली के जो फादर थे वो उसके बारे में चिंता क्यों करते थे, वरी क्यों करते थे। ठीक है, ऑब्वियस बात है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सो भोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, भोली दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि जैसा हमने हिस्ट्री भी पढ़ी थी भोली की, शी फेल ऑफ अ कोट एज अ चाइल्ड ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज। वो अपने कोट से यानी अपने पालने से वो बचपन में ही व्हेन शी वाज ना 8 months ओल्ड वो वहां से गिर गई थी, एंड इस वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका था। She learned to speak very late and used to stammer. बहुत लेट वो बोलना सीखी थी और वो स्टैमर करती थी यानी तुतलाती थी। Her face and whole body was covered with pock marks. उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था जिसकी वजह से पूरी उसकी बॉडी में पॉक मार्क्स थे यानी कुछ धब्बे थे। Thus her father was worried about her marriage prospects. और इसी वजह से उसके फादर उसके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स यानी उसकी
शादी के बारे में, शादी का जो पर्सपेक्ट था, यानी कि कौन उससे शादी करेगा, कौन रिश्ता लेकर आएगा, तो इन सारी चीजों के बारे में उसके फादर वरी रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जैसे उसके फादर को ऐसा लगता था, मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे, उसके फादर को लगता था दैट शी वॉज नॉट गुड लुकिंग। ठीक है, शी हैड मार्क्स ऑन हर फेस एंड बॉडी। ठीक है, शी वॉज वेरी डम, उसके फादर को ऐसा लगता था, एंड शी यूज टू स्टेमर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उससे शादी कौन करेगा, इस चीज को लेकर उसके फादर क्या रहते थे, बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। ऑलराइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? वो क्या ऐसे अनयूजुअल यानी अननॉर्मल रीजंस थे जिनकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? नॉर्मली हम एक बच्चे को स्कूल कब भेजते हैं, जब वी वांट कि वो पढ़े लिखे, ग्रो करे अपनी लाइफ में, ही गेट अ गुड जॉब, या फिर कुछ एक अच्छा पर्सन बने। नॉर्मली हम इस रीजन की वजह से ही स्कूल जाते हैं या स्कूल भेजते हैं। लेकिन भोली को बहुत ही, ये तो यूजुअल रीजन मैंने आपको बताया, लेकिन अनयूजुअल रीजन वो क्या था जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? तो इसका आंसर होगा दैट as Ramlal was a government official and the Tehsildar had asked Ramlal to send his daughters to the new school in his village, Bholi was sent to school just to satisfy the Tehsildar. ठीक है, क्योंकि जो रामलाल थे यानी भोली के फादर थे, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो जब स्कूल खुला गांव में, तो तहसीलदार ने बोला रामलाल को क्योंकि तुम एक नंबरदार हो, तुम एक कलेक्टर और रेवेन्यू कलेक्टर हो, तो तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, जिससे कि क्या हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि देखो नंबरदार की जो बेटियां हैं, जो ये गवर्नमेंट का बंदा है, इसकी भी बेटियां स्कूल जा रही हैं, तो हम भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। तो जस्ट टू सेटिस्फाई तहसीलदार, भोली को स्कूल भेजा गया। ओके, as Ramlal's wife felt that sending girls to school affected their marriage prospects adversely, she did not want to send any of her other daughters to school. ठीक है, रामलाल की जो वाइफ थी उसको ऐसा लगता था कि अगर लड़कियां स्कूल गई तो उनके लिए रिश्ते नहीं आएंगे, उनसे शादी कौन करेगा। ठीक है, उनके मैरिज पर्सपेक्ट्स कहीं ना कहीं एडवर्सली मतलब इन द रॉन्ग डायरेक्शन इफेक्ट होंगे। तो इसी वजह से वो अपनी किसी और बेटी को, अदर देन भोली, किसी और बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। However, Bholi with her pock-marked face and dull brain would not be possible to get married anyway, so Bholi's parents decided to send her to school to satisfy the तहसीलदार। और भोली क्या थी, क्योंकि देखो तीनों जो उसकी बहनें थी वो सुंदर थी, हेल्दी थी, तो उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक की शादी हो चुकी थी, एक का रिश्ता हो चुका था, और तो एक जो उसकी बहन थी, मतलब जो थर्ड बहन थी, उसके लिए भी इजीली रिश्ता मिल जाता उन्हें। लेकिन उन्हें चिंता थी भोली की, क्योंकि भोली का फेस पे मार्क्स थे, उसका ब्रेन भी जो था वो थोड़ा सा डम था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि वैसे भी उसकी शादी तो होनी है नहीं, तो एक काम करते हैं, तहसीलदार को खुश करने के लिए हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। ठीक है, तो ये था वो अनयूजुअल रीजन जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। ऑलराइट, आगे देखते हैं। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली ने स्कूल में अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया? तो देखिए, इसको हम दो अलग अलग वेज में प्रेजेंट करेंगे कि स्टार्टिंग में, मतलब जब वो स्कूल गई, जब उसे बताया गया स्कूल के बारे में, तब तो बिल्कुल भी वो मतलब खुश नहीं थी, बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी वो। लेकिन जब उसकी जो मैडम थी, उसकी जो टीचर थी, उसने उसको कंफर्ट कराया और उसको काफी ज्यादा एश्योरेंस दिलाया, और उनको ये बोला कि अगर तुम डेली स्कूल आई तो तुम बहुत ही जल्दी नॉर्मल बच्चों की तरह बोलने लगोगी, तब उसका दिन जो है वो काफी अच्छा हो गया। तो दो पार्ट में हम उसके डे को डिवाइड करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। आंसर देखते हैं। भोली वॉज अफ्रेड एट फर्स्ट, भोली पहले डरी हुई थी। शी इवन वेप्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, इवन वो बहुत जोर जोर से रोई जब टीचर ने उसका नाम भी पूछा। She just sat in a corner, but the beautiful picture on the classroom wall attracted her. लेकिन वो कॉर्नर में बैठ गई, लेकिन जो क्लासरूम में ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगी हुई थी, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, यानी बहुत अच्छी लगी उसको। The gentle, kind and loving manner of her teacher make her comfortable. उसकी जो टीचर थी, उसका जो एक जेंटल, काइंड, लविंग मैनर था, वो बहुत ही ज्यादा भोली को कंफर्टेबल कर गया, यानी काफी अच्छा उसे फील हुआ। She was looking forward to her new life by the time the first day ended. ठीक है, और वो अपनी जो नई लाइफ थी एक नई होप के साथ में देखने लगी, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको बोला दैट somehow you will be able to speak perfectly like other children. दूसरे बच्चों जैसा आप बोलना शुरू कर देंगे। तो वो अपनी एक नई लाइफ इमेजिन करने लगी। Thus, although initially she did not enjoy it, मतलब कंक्लूड हम करेंगे कि इसीलिए हम कहेंगे कि इनिशियली
उसने भले ही अपना डे एंजॉय नहीं किया, बट बाय द टाइम शी वेंट होम एंड शी हैड लाइक द स्कूल। लेकिन जब वो घर जाने वाली थी उससे पहले उसे स्कूल बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट अच्छा नहीं रहा था डे का, लेकिन लास्ट जो पार्ट था उसे एक नई होप मिली, नया एंथुजियाज्म मिला, नई एनर्जी मिली, और जिससे उसका दिन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डज शी फाइंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या भोली को उसकी टीचर डिफरेंट लगी उन लोगों से जो कि उसके घर पर थे, यानी उसके पेरेंट्स से, उसके घर वालों से, उसके गांव वाले लोगों से उसकी टीचर अलग थी। क्या ये बात सच है, और है तो क्यों है? ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी टीचर क्या थी? अलग थी। कैसे थी? कि भोली हैड बीन अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, शी वाज नेवर bathed नॉर हर क्लोथ्स वॉश्ड। कि भोली हमेशा एक नेग्लेक्टेड का मतलब होता है इग्नोर्ड, ऐसा बच्चा जिसको इग्नोर्ड किया जाए उसे हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड। तो भोली हमेशा से ही एक इग्नोर्ड चाइल्ड रही है अपने घर पर। ना कभी उसे नहलाया जाता था, ना ही उसके कभी कपड़े धोए जाते थे, ना ही कभी नए कपड़े आते थे। She was criticized and everyone made fun of her. हर कोई उसे क्रिटिसाइज करता था। क्रिटिसाइज मतलब उसमें कमियां निकालता था, उसको फॉल्ट बताता था उसकी, और हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। बट शी फाउंड हर टीचर टू बी एंटायरली डिफरेंट। लेकिन उसे जो उसकी टीचर थी वो बिल्कुल डिफरेंट लगी। हर टीचर डिड नॉट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस और हर स्टेमरिंग। उसकी टीचर ने उसकी अगलीनेस का, उसके जो फेस पर मार्क्स थे उसका, या फिर उसकी स्टेमरिंग यानी उसके तुतलेपन का जो वो तुतला रही थी उसका मजाक नहीं उड़ाया। शी इनकरेज्ड हर टेंडरली। उसने बड़े प्यार से, टेंडर तरीके से, मतलब बहुत ही सॉफ्टली उसे इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब होता है मोटिवेट किया। ठीक है, बहुत ही प्यार से उन्होंने क्या किया? मोटिवेट किया। हर अफेक्शन डीपली टच्ड भोलीज हार्ट। और इस चीज का जो ये जो अफेक्शन था, ये जो लव था, इसने भोली के हार्ट को बहुत ही डीपली टच किया, यानी भोली का दिल छू गया। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भोली की जो टीचर थी वो उसके गांव वालों से, उसके पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग से एक अलग पर्सन थी, क्योंकि उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया। जबकि बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे इग्नोर करते थे, यानी नेग्लेक्ट करते थे। ओके जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। कि भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया? ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल as he was a well-to-do grocer and had not asked for any dowry। ठीक है, दो कारण थे जिसकी वजह से भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भिशंबर का जो रिश्ता था, शादी का जो रिश्ता था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। पहला, वो बहुत ही अमीर फैमिली से था, यानी काफी कुछ उसके पास था। उसके पास एक बड़ी शॉप थी, बड़ा हाउस था, और बैंक में काफी हजार रुपए थे। और दूसरी चीज ये कि उसने कोई भी डाउरी यानी कोई भी दहेज नहीं मांगा था। तो भले वो एज में बहुत ज्यादा बड़ा था, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, उसके बहुत ही उस मतलब भोली से भी बड़े बड़े एज के उसके बच्चे थे, लेकिन स्टिल पेरेंट्स ने, भोली के पेरेंट्स ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दो चीजें। पहली बात, वो वेल टू डू ग्रोसर था, यानी किराना स्टोर था उसका, काफी अच्छा कमाता खाता था, एंड उसने कोई भी डाउरी नहीं मांगनी थी। तो ये दो हमारे रीजंस हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। कि शादी भोली की क्यों नहीं हुई, क्या हुआ शादी में ऐसा? ठीक है, तो ये हमने लास्ट में देखा था। आंसर देखते हैं इसका। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम मतलब जब शादी हो रही थी, शादी के टाइम बिशंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज बिकॉज ही सॉ भोलीज पोक्ड मग्ड फेस। ठीक है, सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि शादी के टाइम मतलब जब शादी होने जा रही थी उस टाइम जो बिशंबर था यानी भोली का होने वाला हस्बैंड, उसने 5000 रुपए की डाउरी मांगी थी। और वो इसलिए मांगी थी क्योंकि उसने भोली का पोक्ड मार्क फेस यानी जो धब्बों वाला, दाग वाला जो फेस था, जो पॉक्स के जो मार्क हो रहे थे, वो वाला फेस देख लिया था और उसे लगा कितनी अगली लड़की है तो मुझे डाउरी मांगनी चाहिए। रामलाल हैड नो चॉइस बट टू पे। रामलाल के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू पे, तो उसने पे कर दिए पैसे, भले उसके पास नहीं भी थे तो भी। बट भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी मैन। लेकिन भोली ने इस ग्रीडी मैन यानी इस लालची मैन से शादी करने के लिए मना कर दिया। शी असर्टेड हर राइट्स एंड डिग्निटी। उसने असर्ट मतलब सामने रखा अपने राइट्स और डिग्निटी को। डिग्निटी बोला जाता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने हक और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने
हक और अपने सम्मान को आगे रखा, असर्ट किया यानी लोगों के सामने किया कि मैं नहीं करूंगी ऐसे आदमी से शादी। Thus the marriage party was turned away, तो इसीलिए जो बारात थी, मैरिज पार्टी मतलब बारात, वो वापस चली गई थी एंड मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, और शादी नहीं हुई। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे लॉजिक बेस्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस पर स्पेशली ध्यान दें और काफी अच्छा इन पर फोकस करके काफी अच्छा आंसर लिखें। इसके जो आंसर होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे थिंक अबाउट इट का। भोली हैड मेनी apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भोली बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी स्कूल जाने पर, बहुत ज्यादा apprehensions थे, यानी बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी थी, फियर था, डर था स्कूल जाने का। लेकिन क्या वो ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसको ये रियलाइज हुआ कि वो अपने घर से एक बेटर प्लेस पर जा रही है, यानी जो स्कूल है वो उसके घर से एक बेहतर जगह होने वाला है। कि पहले तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जिससे उसे लगा कि स्कूल एक अच्छी जगह है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं, लेकिन अगेन ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपका लॉजिक यूज होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ और फिर आंसर लिखो। द डे शी वॉज गोइंग टू स्कूल forced her parents to dress her nicely. ठीक है, जिस दिन वो स्कूल जा रही थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने। She was bathed and her hair was properly done. उसको वो नहाई भी उस दिन, वैसे नॉर्मली उसे कोई नहीं नहलाता था, और इवन उसके जो बाल थे वो भी अच्छे से बनाए गए ऑयलिंग करके। Until then she was not being taken care of. इससे पहले कभी भी उसका ध्यान नहीं रखा गया था। The special treatment she received made her feel that she was going to a better place. और जो उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, इसकी वजह से ही उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बेहतर जगह पर जा रही है। ओके, सो ये हम इसका आंसर लिखेंगे। आप इसको चाहें तो और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, कोर्स मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो उसकी जो टीचर थी भोली की, उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भोली की जो लाइफ थी उसका रास्ता ही बदल दिया। यानी जहां वो बिल्कुल शादी करके, एक कह सकते हैं ऐसे बूढ़े आदमी के साथ शादी करके और अपनी लाइफ स्पॉइल कर सकती थी। ठीक है, उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ घर में, चूल्हे चौके में, बच्चों में सिर्फ यही रह जाती। तो उसकी लाइफ का जो कोर्स था यानी रास्ता था, वो उसकी टीचर ने चेंज किया। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी टीचर ने भोली की लाइफ में। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर। भोली स्टैमर्ड एंड वाज जस्ट अ बंडल ऑफ नर्व्स व्हेन शी अटेंडेड स्कूल इन द बिगिनिंग। ठीक है, जब भोली ने स्टार्टिंग में स्कूल अटेंड किया था तब वो स्टैमर करती थी यानी तुतलाती थी, और एक बंडल ऑफ नर्व्स यानी सिर्फ डरी डरी रहती थी, किसी से भी वो बात नहीं कर पाती थी। तो जब उसने स्कूल ज्वाइन किया तब वो वैसी थी। Her teacher treated her kindly and encouraged her to have confidence and be bold. ठीक है, उसके टीचर ने उसे बहुत ही काइंडली यानी बहुत ही दया के साथ, प्यार के साथ में उसे इनकरेज किया एंड उसे कॉन्फिडेंस दिलाया एंड टू बी बोल्ड। बोल्ड मतलब कॉन्फिडेंट, एक तरह से बोल्ड मतलब when you are able to put your opinions in front of people, उसे हम बोल्ड कहते हैं, जब आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस उसे दिलाया। एंड बी बोल्ड की बोल्ड कैसे बना जाता है, शी टॉट हर टू रीड एंड राइट एंड मेड हर एन इंडिपेंडेंट गर्ल हु वाज अवेयर ऑफ हर राइट्स, दस शी चेंज हर लाइफ। तो उसने, जो उसकी टीचर थी, उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट यानी एक आजाद लड़की बनना सिखाया, जिसे किसी हस्बैंड या फादर की जरूरत नहीं है टू लिव, शी कैन लिव एट हर ओन। तो यही रीजन बना कि जब उसने शादी भी, जब उसकी एक ग्रीडी मैन से हो रही थी दहेज के बदले में, तो उसने मना कर दिया और उसने अपने राइट्स रखे। तो कहीं ना कहीं वही टीचर ही थी जिसने उसे अपने राइट्स के बारे में लड़ना सिखाया एंड इसी वजह से भोली की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, उसकी लाइफ का कोर्स चेंज हो गया। तो हम यही बोलेंगे कि उसकी जो टीचर थी उसने उसको हेल्प किया काइंडली, अफेक्शनेटली, उसमें कॉन्फिडेंस दिलाया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही भोली में क्या आया, एक चेंज आया और उसने हक के खिलाफ आवाज उठा के अपनी लाइफ चेंज कर दी। ऑलराइट, सो इसका आंसर रहेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इक्वल अनइक्वल मैच, व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भोली को शादी से इनकार किया उसने लास्ट में, तो ऐसा क्यों किया, लेकिन पहले तो वो उसी शादी के लिए अनइक्वल मैच, ना तो वो पर्सन उसकी एज का था ना ही उसके लायक था, क्योंकि ही वॉज अ 50 ईयर ओल्ड, जो कि भोली के फादर की एज का था। तो पहले उसने क्यों हाँ कर दी शादी के लिए, और फिर बाद में उसने इसी शादी से क्यों मना कर दिया, ये दोनों चीजें जो हैं उसके बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, सो हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हम बहुत इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, भोली एग्रीड टू द मैच एट फर्स्ट टू फुलफिल हर पेरेंट्स विशेस। ठीक है, सबसे सिंपल सा लिखेंगे कि भोली अपने पेरेंट्स की मर्जी के लिए मान गई शादी के लिए। ठीक है, भले अनइक्वल मैच था लेकिन वो मान गई जस्ट टू अपने पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए। ओके, लेटर ऑन शी रिजेक्टेड द मैरिज व्हेन द ब्राइड ग्रूम आस्क्ड फॉर डाउरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने बोला कि पहले वो अपने मदर फादर की विश यानी उनकी इच्छा रखने के लिए मान गई थी शादी के लिए, और उसने बाद में रिजेक्ट कर दिया मैरिज प्रपोजल जब ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे ने क्या मांगी, डाउरी मांगी यानी दहेज मांगा। दिस टेल्स अस दैट भोली वाज नॉट अ टिमिड एंड डम गर्ल। इससे हमें ये पता चलता है कि भोली एक टिमिड मतलब बहुत ही बेवकूफ और डम्ब गर्ल नहीं थी। शी वॉज अवेयर ऑफ हर राइट्स, उसे अपने हक पता थे, अपने राइट्स पता थे। शी ऑल्सो न्यू हाउ टू फाइट फॉर हर ओन डिग्निटी एंड फियर नो वन। उसे ये भी पता था कि अपनी डिग्निटी यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे लड़ना है और किसी से भी नहीं डरना है। तो ये दो चीजें हमें पता चलती हैं, और प्लस उसने अपने पेरेंट्स की विश रखी, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि शी वॉज अ वेरी कल्चरल एंड वेरी गुड गर्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at the point in the story? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बता दिया था कि भोली का रियल नाम था सुलेखा। ठीक है, हमें पहले बता दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही बार चैप्टर में भोली को सुलेखा कहकर बुलाया गया है। आपको क्या लगता है वो कौन सा पॉइंट था जब भोली को सुलेखा बुलाया गया? ऑब्वियसली जब उसकी शादी बिल्कुल जब टूट गई थी शादी, जब दूल्हा जो है बारात लेकर वापस चला गया था, तब ही उसको सुलेखा बुलाया गया। ठीक है, और वो क्यों बुलाया गया ये हमको आंसर करना है कि जब पहले ही उसका नाम कभी नहीं लिया गया, हमेशा उसको भोली बुलाया गया, तो लास्ट में उसे सुलेखा क्यों बुलाया गया? तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ड भोली मीन्स सिंपलटन। ठीक है, ये जो वर्ड है भोली, इसका मतलब था भोला भाला, सिंपलटन, बहुत ही सिंपल सा पर्सन। Throughout the story, she had been a simpleton who hardly expressed her opinion on any matter. पूरी स्टोरी में वो एक सिंपलटन रही है, एक भोली भाली पर्सन रही है, जिसे नहीं पता कि अपने ओपिनियंस कैसे रखे जाते हैं। The word सुलेखा means a person with a beautiful sense of letters. ठीक है, एक ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स यानी एक बहुत ही अच्छा नाम है सुलेखा, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स शब्द रखने का काफी अच्छा तरीका, वन हु कैन स्पीक वेरी नाइसली। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज अ लार्ज मीनिंग ऑफ बीइंग अ लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल। ठीक है, इस स्टोरी में ये जो वर्ड है सुलेखा यानी जो अच्छे से लिख सके, अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से बोल सके, तो यहाँ पर एक लिटरेट यानी एक पढ़ाई लिखाई, एक पढ़े लिखे इंसान का, इंटेलिजेंट पर्सन का, एक मैच्योर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। और वो कब दिखाया गया? भोली स्टार्टिंग से तो कैसी रही, भोली भाली रही, लेकिन एंड में आके जब उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो डाउरी के खिलाफ उसने अपनी शादी तोड़ दी, तब हमें पता चला कि दैट शी इज रियली एजुकेटेड और शी इज रियली लिटरेट। After her education, Bholi has really changed to Sulekha. In her assertion at the time of her marriage is now announcement to the world that she is no more Bholi but is a Sulekha. ठीक है, इससे पहले कभी भी उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया था, यानी वो हमेशा भोली ही रही, कभी भी सुलेखा नहीं बनी। लेकिन एट द एंड उसके शादी के टाइम जब उसने अपने राइट्स रखे, रिजेक्ट किया शादी को कैंसिल किया जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी, उसी टाइम उसने वर्ल्ड को बता दिया, दुनिया को बता दिया, गांव वालों को बता दिया, नेबर्स को बता दिया कि वो अब भोली नहीं है, वो क्या है? सुलेखा है, एक एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की है। ओके, सो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।
इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप ये जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यानी माइंड लगाना है और अच्छे से स्टोरी पढ़नी है। ये दोनों चीजों का मिक्स होगा, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना, और साथ ही और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।